हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, या फिर इसको एनालिटिकल पॉजिटिविज्म भी बोलेंगे, या फिर जॉन ऑस्टिन के द्वारा दिया गया पॉजिटिव थ्योरी भी हम पढ़ेंगे। यानी कि अगर आपके एग्जाम में इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ पूछा जाए, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म पूछा जाए, या फिर पॉजिटिव थ्योरी पूछी जाए, तो इसका मतलब वो जॉन ऑस्टिन द्वारा दी गई थ्योरी की बात कर रहे हैं। अब जब मैंने कहा जॉन ऑस्टिन द्वारा दी गई थ्योरी की बात करें, देखिए जॉन ऑस्टिन ने एनालिटिकल स्कूल में बात करी थी, जो पॉजिटिव थ्योरी दी थी, लेकिन मेरा आज का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ जॉन ऑस्टिन की थ्योरी में ही है। यानी यहाँ पर आज हम सिर्फ ऑस्टिन के बारे में ही पढ़ेंगे। ऑस्टिन ने अपनी थ्योरी में क्या कहा, क्या उन्होंने ऐसा कहा जिसकी वजह से उन्हें इतना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, और उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है, उस चीज़ के बारे में ही आज हमें पढ़ना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्लास बहुत इजी होगी। आई होप आपको समझ आ जाए। क्लास देखिएगा, अगर समझ आती है आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, और नहीं आती तो पहले से ही आपसे क्षमा मैं मांग लेती हूँ, माफ़ कीजिएगा कुछ गलती हो जाए तो। कोशिश रहेगी कि आपको इजी ही बनाया जाए क्लास। अब देखिए शुरुआत करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। जॉन ऑस्टिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 1790 में हुआ था, और 1859 तक इनकी जो जीवन लीला थी वो रही थी। अब ये एक जो थे ब्रिटिश थे, तो इनका जो ज़्यादातर लाइफ था वो इन्फ्लुएंस था, ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिश और अमेरिकन लॉ से, क्योंकि हमने अभी आपको बताया एनालिटिकल अप्रोच ही इन्होंने पढ़ा था, एनालिटिकल अप्रोच ही इन्होंने समझाया था, इसीलिए इनकी थ्योरी को लीगल पॉजिटिविज्म नाम दिया गया। ऑस्टिन जो थे अपोजिशन में थे, जो ट्रेडिशनल अप्रोच था नेचुरल लॉ, हाँ हमें पता है अभी हमने नेचुरल लॉ की वीडियो नहीं अपलोड की है, बता देते हैं। नेचुरल लॉ है, डिवाइन लॉ की यहाँ पर बात हुई है, मतलब जो लॉ गॉड ने बनाया उसके बारे में बात की, तो ये उसके अगेंस्ट थे, क्योंकि ये कहते थे कि लॉ और मोरालिटी के बीच में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। मतलब कानून क्या है और जो मोरालिटी जो हम बात करते हैं क्या सही या गलत है, उसकी बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। आगे उन्होंने कहा ह्यूमन लीगल सिस्टम जो है वो कैसे होना चाहिए, एम्पिरिशियल वे में ही स्टडी होना चाहिए, यानी कि जो है वैल्यू फ्री वे में होना चाहिए। वैल्यू फ्री यही मोरालिटी फ्री वे में होना चाहिए, मोरालिटी की कोई जगह नहीं है, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिविज्म की बात करी। तो पॉजिटिविज्म जो वर्ड है वो पॉजिटिव से बना है, यानी कि एज इट इज, जैसा है ऐसा जैसा है, यानी कि जो है उसके बारे में उन्होंने बात करी। कैसा होना चाहिए इस चीज के बारे में बात उन्होंने नहीं की है। उनके जो वर्क की हम बात करें, वर्क का मेरे कहने का मतलब यहाँ पर है कि उनकी जो मेन बुक थी उसके बारे में देखते हैं। Lectures from the course he gave were eventually published in 1832 as Province of Jurisprudence Determined। जो उन्होंने लेक्चर दिए थे वो जो पब्लिश किए गए थे, उनके लेक्चर्स को पब्लिश किया गया था इस बुक के माध्यम से, Province of Jurisprudence Determined। अब यहाँ पे इसको याद करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। ये बता रहे हैं कि क्षेत्र बता रहे हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस के क्षेत्र को डिटरमाइन कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। और जो बुक थी इसमें एडवोकेट किया गया था किस चीज को, डेफिनेशन ऑफ लॉ एज ए स्पीसीज ऑफ कमांड एंड सो टू डिस्टिंग्विश पॉजिटिव लॉ फ्रॉम मोरालिटी। जो उन्होंने बात कही पॉजिटिविटी, पॉजिटिविज्म, उस चीज के बारे में ही उन्होंने इस बुक में लिखा, क्योंकि उनके जो लेक्चर्स थे वो इसी पे बेस्ड होंगे, ऑब्वियस सी बात है। जो उनका मानना था उन्होंने उसी से रिगार्डिंग लेक्चर दिए होंगे, क्योंकि जो मेरा मानना होगा मैं लेक्चर भी उसी से रिलेटेड दूंगी। जो मेरा मानना ही नहीं है मैं उसके बारे में लेक्चर भी नहीं दे सकती हूँ। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो लेक्चर उन्होंने किस बारे में दिए होंगे, पॉजिटिविज्म के बारे में, जिसमें उन्होंने साफ साफ, क्योंकि वो नेचुरल लॉ से तो इत्तेफाक रखते ही नहीं थे, तो उन्होंने इस तरीके से बताया कि जो लॉ है वो कमांड का बात करा उन्होंने, यानी कि कमांड के बारे में उन्होंने बात की कि जो लॉ है वो कमांड है और वो लॉ जो है मोरालिटी से अलग है। बस इस चीज को आप पढ़ के रखिएगा। उनका साफ साफ मानना था जो लॉ है वो मोरालिटी से अलग है और लॉ जो है वो कमांड है। अभी हम पढ़ेंगे इनकी पूरी बातें क्या कहना चाह रहे थे। तो इन्होंने कहा लॉ का क्या मतलब होता है। इसको आप ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है ना, बस इसको अपने माइंड में आप बिठा लीजिएगा। यही सारी थ्योरी है जो हमने ऑस्टिन की पढ़नी है। जॉन ऑस्टिन ने जो थ्योरी दी वो सारी थ्योरी इस चार्ट के माध्यम से आपको एकदम क्लियर हो जाएगी।
जॉन ऑस्टिन ने कहा कि लॉ को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका है लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, दूसरा लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। तो ये जो तरीका है ये इन्होंने इसको लॉ माना ही नहीं, उनके हिसाब से, जॉन ऑस्टिन के हिसाब से ये लॉ है ही नहीं। इम्प्रॉपरली कि इन्हें हम लॉ नहीं कह सकते। वो कौन कौन से हैं? लॉज बाय एनालॉजी एंड लॉज बाय मेटाफर। तो इसको तो उन्होंने लॉ माना ही नहीं। अब एनालॉजी का क्या मतलब हुआ? जैसे कि जो कि इसमें बोल रहे हैं कि जो ओपिनियंस होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, उनको इसमें लॉज बाय एनालॉजी में डिफाइन किया गया। जैसे लॉज ऑफ फैशन हुए या ऑनर के हुए, एटिकेट हुए, इसको उन्होंने लॉ नहीं माना कि उसको हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते। जिनको हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते ओपिनियंस को, सेंटिमेंट्स को, तो कह रहे हैं कि मैं उनको लॉ मानता ही नहीं हूँ। दूसरा लॉज बाय मेटाफर है। अब ये लॉज बाय मेटाफर की क्या बात है? इसमें उन्होंने बोला कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी लॉ होंगे मैं उन्हें नहीं मानता। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर यह है जैसे कि जो हमारे साइंटिफिक लॉ होते हैं, जैसे कि हमारे लॉज ऑफ ग्रेविटी हो गया, या फिर प्लांट से रिलेटेड लॉज हो गए, एनिमल ग्रोथ से रिलेटेड लॉज हो गए, तो वो मानते हैं कि मैं इनको जो है नहीं मानता कि वो लॉ है, क्योंकि उनके हिसाब से लॉ वही है जो कि मैन के लिए बना रहा है। तो उसमें साफ साफ कह रहे हैं कि लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड में उन्होंने दो तरीके के लॉ बताए, लॉ ऑफ गॉड और ह्यूमन लॉज। इसमें भी लॉ ऑफ गॉड को क्या हुआ, हमने बताया कि वो नेचुरल लॉ के तो पोजीशन में ही थे। तो गॉड ने जो नियम बनाए हैं वो भी कह रहे हैं कि वो अनसर्टेन सा है, वेग सा आइडिया है, तो उसको भी एज सच वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। बट हाँ ठीक है, क्योंकि वो चीज़ है तो इसमें उसने बोला कि हो सकता है, बट जो है प्रॉपरली उन्हें लॉ कहा जा सकता है। लेकिन जो उनका कंसर्न था वो सिर्फ इस बात पे था, ह्यूमन लॉज में। ह्यूमन लॉज में भी उन्होंने दो तरीके से आगे फर्दर डिवाइड किया, पॉजिटिव लॉ और पॉजिटिव मोरालिटी। तो ये जो जॉन ऑस्टिन का जो मानना था, जो उन्होंने लॉज बताए, ये वाले लॉज थे, पॉजिटिव लॉज। अब इसमें उन्होंने जो बात बताई ना, उसको आप ऐसे समझिए, पॉजिटिव लॉ अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन बना हुआ है किससे? एस सॉवरेन से। फिर अगर उसको फॉलो नहीं करोगे तो एस सैंक्शन से। और ये जो हो रहा है वो सब कैसे हो रहा है? सी से। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एक हुआ पेरेंट और इसके एक इसका हुआ चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन भी क्या है? दो सन है। आप इसको याद रखिएगा, एक हुआ पेरेंट, एक इसके चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन भी कैसे हैं? दोनों ही सन्स हैं, तो यानी कि दोनों ही बेटे हैं। तो पॉजिटिव लॉ जो है वो क्या कह रहे हैं कि कमांड है, कमांड होती है, कमांड किसकी? सॉवरेन की होती है, और कमांड को फॉलो नहीं करोगे तो सैंक्शन मिलेगा, यानी कि पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन सैंक्शन में सिर्फ पनिशमेंट आ जाए काफी नहीं है, वाइडर टर्म है सैंक्शन पनिशमेंट से ज्यादा। कैसे वो अभी हम आपको बताएंगे, बस अभी समझ लीजिए कि जॉन ऑस्टिन ने सिर्फ इस चीज के बारे में बात की, पॉजिटिव लॉ के बारे में। उनकी जो थ्योरी फोकस्ड है वो पॉजिटिव लॉज के बारे में। वो कह रहे हैं कि जो लॉ की हम बात करें, प्रॉपरली कॉल्ड जिन्हें हम कह सकते हैं, कि जो प्रॉपरली लॉ जिन्हें हम कह सकते हैं, वो होते हैं जो कि पापा जी दे रहे हैं अपने बच्चों के लिए। और बच्चे कौन है? दोनों जो उनके जो बेटे हैं, बस समझ लीजिए। अब पापा जी दे रहे का मतलब पॉजिटिव लॉज कहाँ से आते हैं? कमांड से आते हैं। और कमांड कैसे? सॉवरेन देता है, और सॉवरेन में भी क्या कह रहे हैं? अगर नहीं फॉलो करोगे तो फिर सैंक्शन मिलेगा। इसमें इस पॉजिटिव लॉज में इस चीज के बारे में बात हो रही है। अब पॉजिटिव मोरालिटी क्या होती है ये भी जान लेते हैं। ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल सुपीरियर सेट नहीं करे। मैं पॉलिटिकल सुपीरियर एक नया वर्ड लेके आ गई हूँ ना, कंफ्यूज मत होना। सॉवरेन की जब बात करी या पॉलिटिकल सुपीरियर की बात करी, एक ही बात है। तो जब पॉलिटिकल सुपीरियर जो होते हैं वो ये सेट नहीं करे, पॉजिटिव मोरालिटी की जब हमने बात करी, ये पॉजिटिव मोरालिटी, इसको पॉलिटिकल सुपीरियर सेट नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसे लोग नहीं सेट करते जो कि पॉलिटिकल सुपीरियर कैरेक्टर में काम करते हों, या फिर ऐसे लोगों के द्वारा नहीं सेट होता है जो कि लीगल राइट्स हो, जिनके पास ये लॉज जो है बनाने के लिए। इन सब में इंटरनेशनल लॉ आ जाते हैं, और इसको भी ऑस्टिन ने नहीं माना। उनका जब मानना था सिर्फ इनसे ही इत्तेफाक रखते थे वो, और किसी चीज से नहीं। तो हमने आपको बता दिया लॉज बाय एनालॉजी क्या होता है, लॉज बाय मेटाफर क्या होता है। अब देखिए पॉजिटिव लॉ क्या हुआ, सिंपल, अब तो आपको समझ में आ गया। पॉलिटिकल सुपीरियर या जिसको हम सॉवरेन बोल रहे हैं, ये जो पॉलिटिकल सुपीरियर जो होते हैं, या फिर ऐसे मैन हो सकते हैं जो कि पॉलिटिकल सुपीरियर के जो है जगह पर काम कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली क्या है, उनके पास जो है राइट्स हैं, जिसको कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल सुपीरियर ने उन्हें दिए हैं। यानी कि एक कोई सॉवरनिटी है, सॉवरेन बंदा है, एक संप्रभुत्व है, यानी एक एस है, उसके पास क्या है? पावर है। क्या पावर है? कमांड देने की। पॉलिटिकल सुपीरियर है, उनके पास पावर है क्या करने की?
कमांड देने की, और पॉलिटिकल सुपीरियर को सॉवरेन भी माना। अब या तो ये कोई कमांड दे दें, वो रूल बन जाएंगे, या फिर ये किसी और को पावर दे रहे हैं, उसमें ये बात कर रहे हैं कि बट यहाँ पर वो डेलीगेशन की बात नहीं हो रही। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि साफ साफ ऑस्टिन ने कहा कि सोवरेन की जो पावर है उसको डिवाइड ही नहीं किया जा सकता, इनडिवाइजेबल वो पावर है। बस जो पावर है कह रहे हैं कि उसको डिवाइड ही नहीं किया जा सकता। बट कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो कि पॉलिटिकल सुपीरियर की तरह काम कर रहे हैं, तो उनके पास ये अधिकार आ जाता है कि वो क्या दे सकते हैं, वो कमांड दे सकते हैं, और वो जो लॉज बना देते हैं सिर्फ वही ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करेगा। या हम कहेंगे जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो सिर्फ और सिर्फ विधि शास्त्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ वही लॉज के बारे में बात करता है, वही कानून के बारे में बात करता है जो पॉलिटिकल सुपीरियर या सोवरेन बना देते हैं। अब पॉजिटिव मोरालिटी की जब हम बात करें तो पॉजिटिव मोरालिटी में क्या आता है? पॉजिटिव मोरालिटी अभी मैंने आपको बताया, पॉजिटिव मोरालिटी होता है जो कि पॉलिटिकल सुपीरियर जो है सेट नहीं करते हैं, और ये बेसिकली क्या होते हैं, इंटरनेशनल लॉ होते हैं। फिर लॉज बाय एनालॉजी, ये भी मैंने आपको बता दिया कि अनडिटरमाइंड बॉडी ऑफ मैन जो है वो बनाते हैं, उनकी ओपिनियन होती है, उनके सेंटिमेंट होते हैं, जैसे लॉज ऑफ फैशन, ऑनर एंड एटिकेट एटसेट्रा। और मेटाफर में जैसे साइंटिफिक लॉ, ग्रेविटी हो गया, लॉज ऑफ प्लांट हो गया, एनिमल ग्रोथ हो गया, ये सब हो गया। अब ऑस्टिन के हिसाब से देखिए कि लॉ की डेफिनेशन देते हुए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि लॉ इन इट्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड लिटरल सेंस इज अ रूल लेड डाउन फॉर द गाइडेंस ऑफ एन इंटेलिजेंट बीइंग बाय एन इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग पावर ओवर हिम। यहाँ पे उन्होंने कहा मैन हैं जो दूसरे मैन के ऊपर जो है पावर रखते हैं, और पावर रखने के साथ साथ वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कमांड देते हैं, और वो कमांड ही जो है वो लॉ कहलाती है। तो उनके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लॉ ही है जो कि लॉ है, और इसको उन्होंने बोला एज इट इज वाले लॉ को ही मैं मानूंगा कि लॉ है, एज इट ओट टू बी को मैं लॉ नहीं मानता हूं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जैसा है एज इट इज का मतलब जैसा है उसको ही उन्होंने माना कि लॉ है, एज इट इज का मतलब जैसा कि है। जैसा होना चाहिए इसको मैं लॉ नहीं मानता हूं, मतलब सही या गलत वाली परिभाषा में ऑस्टिन कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, उससे लॉ का कोई मतलब नहीं है। क्या है उसके बारे में बात कीजिए, क्या होना चाहिए वो मत बताइए। यहाँ पर ऑस्टिन सीधा सीधा ये कह रहे हैं। तो पहली चीज उनके बताए गए जो तरीके हैं उसमें क्या है, कमांड है। तो उन्होंने कहा जो उनकी जो फोकस है थ्योरी का कमांड पे है, और कमांड किसकी, सॉवरेन की। तो एवरी रूल इज ए कमांड एज पॉजिटिव लॉ डिपेंड्स अपॉन पॉलिटिकल अथॉरिटी द सॉवरेन, ये मैंने आपको बता दिया। और इसीलिए बोल रहे हैं कि कमांड और ड्यूटी जो है वो कोरिलेटिव टर्म्स हो जाते हैं। कोरिलेटिव कैसे हुए? सिंपल सी बात है, अगर किसी व्यक्ति के पास मुझे कोई कमांड देने की पावर है, मुझे बोलता है कि आप ये काम कीजिए, तो मेरा कर्तव्य बन जाता है उस व्यक्ति के ऊपर, मेरी ड्यूटी बन जाती है उस व्यक्ति के ऊपर कि मैं उसका काम दिया हुआ काम करूं। जैसे अगर हम कोई जॉब करते हैं तो जॉब करते हुए कोई हमारा बॉस हमें ऑर्डर देता है कि ये काम कीजिए, अब उसने जो काम बताया है वो तो करना हमारा ड्यूटी बन जाएगा, क्योंकि हम भाई जॉब कर रहे हैं, हमारा पार्ट काम ही जो है वो उसके बताए हुए काम को करना है। तो जब ड्यूटी बन गई तो मुझे वो क्या करना पड़ेगा, अबाइड करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी उसकी बात। तो कह रहे हैं इसीलिए ये दोनों चीज कोरिलेटिव है। और अगर ड्यूटी फॉलो नहीं होती तो क्या होगा, सैंक्शन। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अपने बॉस की बात ना मानूं, अगर मैं जॉब कर रही हूँ कहीं पे और मैं अपने बॉस की बात, अपने सुपीरियर की बात नहीं मानूं, तो बहुत सारे उसके जो है मेरे को रिपरकेशंस भुगतने पड़ेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे उस चीज़ के। हो सकता है मेरी से अगर डिपेंड करता है सैलरी मेरी जो है इंक्रीमेंट पे फ़र्क पड़े, मैं अपने बॉस की गुड बुक से नीचे आ जाऊँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कल को मुझे कोई काम बताए ही नहीं, या फिर ऊपर मतलब जो उनके बॉस होंगे वहाँ मेरी बुराई कर देंगे, या हो सकता है 4 लोगों के बीच खड़े होकर मुझे डांट दें, मतलब जो उनका मन करे फिर तो, क्योंकि भाई उनके अंडर काम कर रहे हैं हम, तो हमारी ड्यूटी बनती है, और अगर हम ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है फिर तो डांट पड़नी क्या है, जो भुगतान करने पड़ेंगे वो तो तय ही है। फिर यहाँ हमें समझ में आ गया कि कमांड और सैंक्शन चलते हैं साथ साथ, कि अगर कमांड दी गई है तो सैंक्शन भी होगा, क्योंकि कमांड अगर फॉलो नहीं करोगे तो फिर पीछे पीछे सैंक्शन का भूत आ रहा है, उससे बचना जो है मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सैंक्शन को इविल माना गया। मैंने कहा ना भूत आ रहा है, तो जो है सैंक्शन जो है वो इविल है। अगर कमांड को डिसोबे किया तो भूत जो है वो पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब विच ए कमांड और ड्यूटी इसी के थ्रू, सैंक्शन के थ्रू ही एनफोर्स की जा सकती है।
ऐसा ऑस्टिन का मानना है। और अभी मैंने आपको बताया था कि ये पनिशमेंट से बड़ा है। और अगर हम रिवॉर्ड की बात करें कि कमांड है कि भाई अगर कमांड को फॉलो करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, ज़रूरी नहीं है भाई। अगर बॉस की बात हमेशा मान लोगे तो प्रमोशन हो ही जाएगा, ज़रूरी नहीं है, वो तो ड्यूटी है। अब डिपेंड करता है अगले बंदे पे, वो जिसे ऐसा करना चाहे, क्योंकि भाई हमारी जो ड्यूटी है हमें पूरी करना है, उसके बाद आगे वो जाने, उसका काम जाने। तो कमांड में क्या कर रहे हैं, कमांड जो शुरू हो रही है सबसे पहले एक विश है या एक डिजायर है, एक इच्छा है, जो एक रैशनल बीइंग, अभी हमने बात की थी इंटेलिजेंट बीइंग की, दूसरे इंटेलिजेंट बीइंग पे वो रखता है, उसको बोलता है कि ये काम करो या फिर कहता है कि ये काम नहीं करो। और अगर वो जो कह रहा है उसके हिसाब से नहीं चले तो भूत आ जाएगा, और उस भूत का नाम है सैंक्शन। और फिर उसके बाद में फिर जो है उसके रिजल्ट भुगतने पड़ेंगे। और कह रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन है, इंटीमेशन है जो विल या डिजायर की, हो सकता है वो वर्ड से हो या फिर किसी और तरीके से भी हो सकते हैं। फिर कमांड को उन्होंने आगे बताया कि जनरल कमांड हो सकती है और पर्टिकुलर कमांड हो सकती है। जनरल कमांड में वो बात कर रहे हैं जब एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, मीन्स जैसे कि एक मतलब से फॉर इंस्टेंस कि एक ग्रुप है लोगों का, इनमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, इन सब के लिए कोई कमांड दी जा रही है तो जनरल कमांड है। और पर्टिकुलर कमांड की क्या मतलब हुआ, पर्टिकुलर कमांड का यहाँ पर मतलब हुआ कि जैसे कि या फिर जैसे ये पूरा ग्रुप है, इसमें से सिर्फ इसी व्यक्ति के लिए आई कमांड, या फिर किसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए आई कि भाई ये एक्ट करो, ठीक है ना, ये एक्ट करो, ये एक्ट नहीं करो। अगर किसी पर्टिकुलर यानी कि एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात हो रही है तो वो पर्टिकुलर कमांड है। और जनरल कमांड सारी क्लासेस की रूल्स के बारे में बात हो रही है, सब लोगों के बारे में बात हो रही है, तो वो जनरल कमांड है। तो इसका मतलब जब पूरी की पूरी क्लास को, पूरी की पूरे जो ग्रुप है उनको कहा जा रहा है कि आप ये काम कीजिए, तो फिर वो जनरल कमांड है। एक इंडिविजुअल एक्ट के लिए या इंडिविजुअल एक्ट के मना करने के लिए कोई बात हो रही है तो वो पर्टिकुलर कमांड में आ जाएगा। फिर 3 तरीके के लॉज हैं, डिक्लेरेटरी, एक्सप्लेनेटरी लॉज, लॉज टू रिपील लॉज, लॉज ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन। देखिए जब हमने ऑस्टिन की बात की तो ऑस्टिन ने ये कहा कि ठीक है कमांड्स होती हैं वो लॉ होते हैं, और वही जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस की स्टडी का फोकस है, सब्जेक्ट है। लेकिन इसके अलावा कुछ और लॉज भी होते हैं, वो कमांड नहीं होते लेकिन फिर भी वो ज्यूरिस्प्रूडेंस के प्रोविंस में आते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा डिक्लेरेटरी या एक्सप्लेनेटरी। अब नाम से समझिए एक्सप्लेनेटरी लॉज, तो इसका मतलब ये है कि ये कमांड नहीं है, क्योंकि ये जो है बेसिकली क्या है, ये इसलिए पास हो रहे हैं कि जो ऑलरेडी लॉज हैं उनको समझाने के लिए ये पास किए जा रहे हैं। ये कमांड नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कहा नहीं जा रहा है, बल्कि जो लॉ ऑलरेडी हैं, जो कमांड ऑलरेडी है, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए ये लॉज हैं, इसलिए इनको बोल रहे हैं कि ये कमांड नहीं बल्कि ये लॉज तो हैं, बट कैसे, डिक्लेरेटरी और एक्सप्लेनेटरी इनको नाम दे दिया। अब लॉज टू रिपील लॉज, रिपील का मतलब क्या हुआ, जो हैं उन्हें हटाने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये भी कमांड नहीं है लेकिन रेवोकेशन है, जो पहले कमांड दी गई थी ना उस कमांड को हटाने के लिए ये कमांड दी जाए, ये जो है लॉ बनाया गया है, कमांड नहीं है ये भी। फिर लॉज ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन की बात करें तो इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन की बात करें, यहाँ पर भी कोई सैंक्शन अटैच्ड नहीं है, इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन है ये। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने नेचुरल जस्टिस, जब हमने बात की एथिक्स की बात, उन बिल्कुल नकारते हैं, यहाँ पर हमें बात ध्यान रखनी है। और इस तरीके से उनकी जो मेन प्रपोजिशन है थ्योरी के क्या है, सबसे पहले कह रहे हैं कि मेन इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है स्टेट का वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, न्याय का एडमिनिस्ट्रेशन कराना है, न्याय का की व्यवस्था कराना है स्टेट के अंदर। और ये कैसे होगा, ये कोई सेंट्रल अथॉरिटी होगी, पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी या सॉवरेन होगा, वो रूल्स बनाएंगे। रूल्स कैसे होंगे, कमांड के फॉर्म में होंगे, और जो उसका फॉलो नहीं करेगा उन्हें पनिशमेंट मिलेगा। और ये जो सॉवरेन है वो सारे कानून से बड़ा है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और वो अपनी पावर किसी और के साथ भी शेयर नहीं करते, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। इसका मतलब उनकी जो पावर है वो इनडिविजिबल है, और सॉवरेनिटी के जो आइडिया है ऑस्टिन का वो ये साथ लेके चलता है कि सॉवरेनिटी जो है वो इनडिवाइजेबल है, उसको कोई बांट नहीं सकता है। अब यही तरीके हैं जो भी हमने पढ़े ऑस्टिन के, वही इनके जो है कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म का भी जो है एक माध्यम आगे आने वाले स्कॉलर्स के लिए, जूरिस्ट के लिए खोल दिया गया। सबसे पहला वो बोल रहे हैं कि सॉवरेन ही है, जो भी हमने पढ़ा कि जो कि सोर्स ऑफ लॉ है, जबकि ऐसा नहीं है। कस्टम भी होते हैं, यूसेज भी होते हैं, रिलीजन भी होते हैं, जैसे कि मैंने ने उनके क्रिटिसिज्म करते हुए कहा ऑस्टिन। तो जो अगर पंजाब का एग्जाम्पल लें तो कह रहे हैं कि वहाँ कस्टम, यूसेजेस एंड रिलीजन है,
मतलब ये सब चीज़ें हैं, कस्टम है, यूसेज है, रिलीजन है, तो वहाँ पर रणजीत सिंह ने कोई लॉ नहीं बनाया था, लॉ मेकर नहीं थे वो। तो ये बोल रहे हैं कि इसका मतलब कि सोवरेनिटी नहीं है सिर्फ और सिर्फ सोर्स, बल्कि और भी सोर्सेज होते हैं लॉ के। तो ये बात तो कह दिया मैंने ने, ठीक है। लेकिन हॉलैंड ने मैंने की बात को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप ये बोल रहे हैं कि रणजीत सिंह ने कोई लॉ नहीं बनाया, बिल्कुल ठीक है, कस्टम, यूसेज, रिलीजन थे जो लोग वहाँ के फॉलो करते थे। लेकिन अगर लोग उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते थे तो रणजीत सिंह के जो तलवार थी उसका तो उन्हें सामना करना पड़ता था ना, मतलब उनकी शक्ति का तो सामना करना पड़ता था ना। कहने का मतलब ये है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे ईस्टर्न सोसाइटीज की बात हो, वेस्टर्न सोसाइटी की बात हो, इससे कतई फर्क नहीं पड़ता कि लोग कौन बनाता है, फर्क इस चीज से पड़ता है कि कौन मेंटेन करता है। तो क्रिटिसिज्म तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म का भी अपोजिशन हुआ, ये भी हमें साथ साथ पढ़ना अनिवार्य है। फिर आता है लॉ इज ओल्डर देन स्टेट। ये कह रहे हैं कि अब ऑस्टिन ने क्या कहा था कि जो लॉ है वो जो है वो बाद में आया, स्टेट पहले आया। लेकिन मैंने का दूसरा क्रिटिसिज्म ऑस्टिन की थ्योरी का ये था कि लॉ जो है वो स्टेट से पुराना है। पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, प्रिमिटिव जो सोसाइटीज होती थी, वहां पर कस्टमरी रिलीजियस रूल्स होते थे। जैसे कोई ट्राइब हुई तो उनके अपने रूल्स हुए, ठीक है, इसे अकॉर्डिंग भी चलते हैं। मतलब पहले जो है स्टेट नहीं आया, पहले रूल्स आए। एक घर बना था, लोग थे, 4 लोग थे एक फैमिली में, उनके भी रूल्स हुए, ठीक है। अब वो बाद में धीरे धीरे स्टेट बनते गए। तो बोल रहे हैं कि पहले से ही लोग जो है रूल्स में रहते आए, स्टेट बनने से पहले। अब इस चीज को अगर हम कहें या फिर इसके अपोजिशन की बात करें कि इसका अपोजिशन क्या हुआ, मतलब जो मैंने क्रिटिसिज्म दिया इसका अपोजिशन क्या था, इसका भी अपोजिशन था। जैसे कि सामन ने कहा ये बात कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी वो एक्चुअल में स्टेट्स नहीं थे। एक लॉयर के टर्म से बात करें या लॉयर की सेंस से बात करें तो वो प्रिमिटिव सोसाइटी जिसके बारे में मैंने कह रहे हैं कि वो भी रूल्स फॉलो करती थी, तो वो तो एक्चुअल में स्टेट थे ही नहीं। तो आप उन्हें कैसे कह रहे हैं कि वो जो है पहले जो लॉ थे वो पहले आए, स्टेट बाद में आए। वो तो उन्हें तो हम कंसीडर ही नहीं करते कि वो स्टेट थे। आगे वो बोल रहे हैं कि हाँ हो सकता है कि जो वो रूल्स फॉलो करते थे वो ऐसे लगे कि लॉ हो, लेकिन एक्चुअल में वो लॉ नहीं थे। लॉ तो धीरे धीरे बढ़ते चले गए। जैसे कि वो बोल रहे हैं कि माना जाता है कि जो मानव जाति है उनका जो उद्गम हुआ, वो जो उनका जो उद्गम हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, वो थ्रू हुआ कि मतलब जो है चिंपैंजी और इनके मतलब ये प्रजातियों के थ्रू हुआ। तो इसका मतलब अगर हम डेफिनेशन में, मानव की डेफिनेशन में इनको एक्सक्लूड कर देंगे तो भी मानव की डेफिनेशन कंप्लीट मान ली जाएगी। इसका मतलब साफ साफ कहने का मतलब ये है कि अगर जो है यहाँ पर प्रिमिटिव सोसाइटीज में रूलर थे तो उनको लॉ नहीं कहा जा सकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो मैंने ने अपोजिशन किया वो अपोजिशन भी गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात ठीक है कि लॉ इज ओल्डर देन स्टेट अकॉर्डिंग टू मैंने, इन्होंने क्रिटिसिज्म देते हुए कहा। फिर ओवर एम्फेसिस ऑन द फिजिकल फोर्स एंड ओवरलुक मोरल्स। उन्होंने जो है फिजिकल फोर्स पे ज़्यादा ही एम्फेसिस दे दिया, कहने का मतलब जो सैंक्शन पे ज़्यादा एम्फेसिस दे दिया, और मोरल्स को तो बिल्कुल उन्होंने इग्नोर कर दिया। ये बात तो हमें पता है, शुरू में उन्होंने बोल दिया मोरालिटी पे उन्हें विश्वास ही नहीं था, सही गलत पे उन्होंने कहा एज इट इज़ पे मैं विश्वास रखता हूँ। पॉजिटिव का मतलब ही यही है, एज इट इज़। उनकी थ्योरी का मतलब ये है कि वो जो है मोरालिटी पे तो विश्वास है ही नहीं। तो उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा जो है दिया फोकस और जो है मोरालिटी को इग्नोर कर दिया। लेकिन जबकि जब मोरालिटी की हम बात करें तो वो भी एक तरीके से कानून में आती है। जैसे कि हम हमेशा ये सोच के तो नहीं ना कानून का पालन करते कि अगर हम कानून का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई पुलिस वाला आके हमारे दस्तक दे देगा, ऐसा तो नहीं। इस डर से तो नहीं हम हमेशा कानून का पालन करते ना। कई बार हमें कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जो हम खुद ही करते हैं क्योंकि हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कि अगर हम रोड क्रॉस करते हैं तो रोड क्रॉस करते हुए हमें अच्छे से पता है कि अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे वहां पे तो हमारी जान का भी खतरा है। वैसे आपको एक बात बताऊं, उसके बावजूद भी जल्दबाजी में लोग बहुत ज्यादा ट्रैफिक रूल्स को जो है इग्नोर करते हैं। अगर चलान कटने का डर ना हो तो बिल्कुल ही कोई हेलमेट ना पहने, जो कि वास्तव में हम पढ़े लिखों के लिए एक बहुत ही बड़ी अजीब सी बात है। तो यही कह रहे हैं कि मतलब अब मैं वापस अपने पॉइंट पे चलती हूँ। पॉइंट में तो यही है कि फिजिकल फोर्स पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया और मॉरल्स को उन्होंने ओवरलुक किया, जबकि दोनों चीज़ें ब्लेंड होनी चाहिए, ऐसा कहना है जो क्रिटिसिज्म कह रहे थे उनका। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है लॉ इज नॉट ऑलवेज शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ ए कमांड। हमेशा एक कमांड के फॉर्म में लॉ आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि जैसे कि अगर एक हमें अधिकार दिया गया है, जैसे
किस चीज़ का, अडल्ट फ्रेंचाइजिंग, यानी हम 18 ईयर्स के बाद हम वोट करने का अधिकार रखते हैं। तो अगर वोट नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर कोई वो थोड़ी ना आ जाएगा, सैंक्शन थोड़ी ना आ जाएगा कि आपने वोट नहीं किया आपको पनिशमेंट मिलेगा। ये कमांड नहीं है, ठीक है ना, लॉ तो है बट वो कमांड नहीं है। अगर अब ऑस्टिन के अकॉर्डिंग चलते तो सिर्फ क्रिमिनल लॉ ही जो है लॉ होता, बाकी तो कोई लॉ होता ही नहीं। तो यहाँ पर ये वाली बात हमें देखनी है। फिर जो है इसका नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है, ऑल कमांड्स ऑफ द सोवरेन आर नॉट ऑलवेज, क्या ऑलवेज जो है वो लॉ नहीं हो सकते। जो कमांड जो है वो दे रहे हैं सोवरेन, वो हमेशा ही लॉ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों की वजह से भी कोई बात कह सकते हैं, वो वहाँ पर उस चीज़ को हम क्या मानेंगे, लॉ नहीं मानते हैं। ओवर इम्फेसिस ऑन लॉजिक, उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉजिक पे इम्फेसिस किया, जबकि कहीं ना कहीं जो है वो ये लॉजिक की जो बात थी उनकी, इसकी वजह से उनकी थ्योरी जो थी वो है थोड़ी सी क्या वीक पड़ गई। जैसे उन्होंने कहा कि लॉ जो है वो सोवरेन बनाते हैं, सोवरेन है क्योंकि वो लॉ बनाते हैं। तो इस चीज़ को कहते हुए बकलेट ने कहा कि ये तो सर्कुलर रीजनिंग है और ये रीजनिंग तो वास्तव में कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का, तो ये कोई लॉजिक उन्होंने माना ही नहीं। नेक्स्ट उन्होंने जजेस के द्वारा बनाए हुए लॉ को इग्नोर ही कर दिया, जबकि ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। खुद ब्रिटेन में जहाँ से वो आते हैं वहाँ पर भी ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। फिर कन्वेंशंस को भी उन्होंने इग्नोर कर दिया। इंटरनेशनल लॉ को तो उन्होंने साफ साफ हमने पढ़ा, पहले से ही पढ़ा था हमने, कि जो उन्होंने कहा कि पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव लॉ को मैं मानता हूँ, मैं नहीं मानता फिर जो है पॉजिटिव मोरालिटी को नहीं मानता जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ की बात होती है, तो फिर उसको चीज़ को भी इग्नोर करते हैं। जबकि आज की डेट में इंटरनेशनल लॉ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर ऐसा नहीं कि सैंक्शन, वहाँ पर सैंक्शन भी होते हैं। अब थ्योरी आर्टिफिशियल प्रतीत होती है। आर्टिफिशियल क्यों प्रतीत होती है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि कमांड है सोवरेन की, मतलब सोवरेन जो है वो कम्युनिटी में सबसे ऊपर है, उसके पास आर्बिट्री पावर है। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आर्बिट्री पावर्स हों, अब आज की डेट में तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर इग्नोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को तो बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया है, क्योंकि कमांड ऑफ सोवरेन बता दिया उन्होंने कि लॉ होता है, जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है वो सोवरेन की कमांड तो होती ही नहीं है, बल्कि वो तो उससे सुपीरियर होती है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ तो सोवरेन की कमांड से भी ज़्यादा सुपीरियर होती है। फिर पर्सनल लॉ जैसे कि हिंदू लॉ हुए, मोहम्मदन लॉ हुए, तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल होता नहीं। तो ये सब इसके क्रिटिसिज्म है। फिर लेकिन उसके बावजूद भी ये इम्पॉर्टेंट तो है थ्योरी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सच्चाई वाली बातें हैं। जैसे कि उन्होंने कहा सिविल लॉ इज ए प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट एंड इट डिपेंड्स फॉर इट्स एग्जिस्टेंस ऑन द फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज थ्रू द एजेंसी ऑफ जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स। तो ये बात तो सच है कि जो सिविल लॉ है वो कहीं ना कहीं फिजिकल फोर्स तो देखिए है। जैसे मैंने भी आपको बोला ट्रैफिक रूल्स हम लोग क्या करते हैं, ना फॉलो करें, ना कोई हेलमेट लगाए। अगर चलान की इतनी ज़्यादा अगर हमें चिंता ना हो ना तो बहुत कम लोग लगाएं। आपको अच्छे से पता है जब हम चलान करने लगते हैं तो कैसे फटाफट से हेलमेट निकलने लगती हैं, कैसे आजकल की डेट में जो है फटाफट से कैसे आजकल की डेट में कैसे मास्क निकलने लग जाए एकदम पुलिस को देख के। तो फिर इस तरीके से कहीं ना कहीं फिजिकल फोर्स तो है ही। फिर दूसरा है ऑस्टिन ही पहले थे जिन्होंने लॉ और जस्टिस को था डिफरेंशिएट किया था, मतलब लॉ अलग होता है जस्टिस अलग है, ऐसा कहा था। अब देखिए ऑस्टिन ने जो लॉ बनाया या ऑस्टिन की जो थ्योरी, ऑस्टिनियन थ्योरी है, वो आजकल के डेमोक्रेटिक स्टेट में कितना फिट बैठता है। पहले देखिए अगर हम बात करें, अगर कोई एक्ट पास होता है पार्लियामेंट से तो उसको भी अल्ट्रा वायर्स बना दिया जा सकता है बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो यानी कि सॉवरेनिटी की बात एकदम से खत्म होती जा रही है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आजकल के डेमोक्रेटिक स्टेट में क्या होता है कि जब भी कोई कानून बनता है तो वो वेलफेयर, जो लोग होते हैं उनके वेलफेयर, उनकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही बनता है। यानी कि अगर कोई ऐसा कानून बन जाए तो लोगों को समझ में नहीं आए या लोगों को लगे कि हमारे भलाई के लिए नहीं है, तो फटाफट से उसका अपोजिशन ऐसे स्टार्ट होता है जैसे कि जंगल में आग लग गई हो। तो बस इसका मतलब अगर कुछ भी लॉ बनाने हैं तो वो जनता की भलाई के लिए, उनकी कन्वीनियंस, उनके आराम के अकॉर्डिंग बनेंगे, तभी वो एक्सेप्टेबल होंगे। मीन सॉवरेनिटी की जो बात है वो तभी तक है जब तक कि लोगों के अकॉर्डिंग भी चला जा रहा है वेलफेयर स्टेट में, डेमोक्रेटिक स्टेट में। फिर उसके बाद जब तीसरी बात करते हैं तो कहते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों ही चीजें चलती हैं।
दोनों चीज़ें का मतलब कि स्टेट के पास भी पावर होती है, सेंटर के पास भी पावर होती है। तो जो इनडिवाइजिबिलिटी की बात ऑस्टिन करके आए हैं वो यहाँ पर फिट नहीं बैठती है। यहाँ पर तो पावर को जो है डिवाइस किया जाता है, अलग अलग बांटा जाता है। तो ये सारा कंसेप्ट हो गया ऑस्टिन की थ्योरी का। क्लास थोड़ी लेंथी हो गई, सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। तो क्योंकि कन्वीनियंस का ध्यान तो रखना ज़रूरी है ही, या हमें भी हमने पढ़ लिया है, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। लेकिन अगर हमें पूरा समझना था ऑस्टिन की थ्योरी को, क्रिटिसिज्म भी समझना था, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आना था, तो ये सारी चीज़ें तो समझानी थी ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। फिर से बोल रहे हैं, कुछ गलत हुआ हो तो क्षमा प्रार्थी हैं।